संजना एक दिन अपने मायके जाने के लिए अपने ड्राइवर राकेश के साथ राजस्थान के जयपुर से आगरा के लिए निकलती है। पर जैसे ही वो दौसा के पास में पहुंचते हैं, तभी संजना अपने ड्राइवर राकेश से कहती है कि उसे अपने सहेली के पास में जाना है। उसकी सहेली यहाँ पर रहती है। पहले वो अपनी सहेली के पास में जाएगी और उसके बाद में फिर वो दोनों आगरा चलेंगे। राकेश संजना को लेकर के उसकी सहेली के घर जाता है। वो लोग वहाँ पर काफ़ी देर तक रुकते हैं, पर शाम का जैसे ही वक्त होता है, शाम के वक्त संजना राकेश को लेकर के अब वो फिर दोनों आगरा के लिए निकल पड़ते हैं। पर जैसे ही भरतपुर के पास में वो पहुँचते हैं, भरतपुर पहुँचते पहुँचते काफ़ी रात हो जाती है, अंधेला हो जाता है। तभी जो संजना होती है, संजना ड्राइवर राकेश से कहती है कि राकेश, रात हो गई और तो रात के वक्त चलना अच्छी बात नहीं है, इसलिए आज हम लोग यहीं पर स्टे करते हैं, यहीं पर होटल में रात रुकते हैं और फिर सुबह हम लोग आगरा के लिए निकले। ड्राइवर कहता है कि ठीक है मैडम। अब संजना एक होटल पर गाड़ी रुकवाती है और फिर उसके बाद में वो होटल जाती है। होटल में जा करके एक अपने लिए कमरा बुक करती है। राकेश गाड़ी से संजना का बैग उतारता है और बैग लेकर के वो संजना के रूम पर पहुंचता है। वो संजना के रूम में जा करके उसका बैग रखता है और बैग रख करके फिर वो वहां से वापस चल देता है। संजना राकेश से पूछने लगती है कि राकेश, तुम कहाँ जा रहे हो? तो राकेश संजना से कहता है कि मैडम, मैं नीचे गाड़ी में जा रहा हूँ, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप भी झिझक हमें फ़ोन कर देना, हम तुरंत आ जाएंगे। संजना राकेश से कहती है कि राकेश, मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है, आप यहीं रुको, अभी हम लोग साथ में खाना खाएंगे और उसके बाद में फिर आप चले जाना। राकेश थोड़ा सा झिझकता है कि कहाँ उसकी मैडम, कहाँ वो नौकर, पर सब संजना बार बार कहने लगती है तो राकेश रुक जाता है। संजना खाना ऑर्डर करती है और खाना के साथ साथ ड्रिंक भी ऑर्डर कर देती है। अब ड्रिंक आती है, जैसे ड्रिंक आती है, संजना उस ड्रिंक के 2 पैक बनाती है। पहला पैक वो राकेश की तरफ बढ़ाती है। राकेश थोड़ा सा झिझकता है, संकोच करता है। संजना राकेश से कहती है कि राकेश, आप झिझक क्यों रहे हो, संकोच किस चीज़ का कर रहे हो, मैं आपको दे रही हूँ। और वो बार बार जब उसे फोर्स करने लगती है तो राकेश उस ड्रिंक को अपने हाथों में पकड़ लेता है। उधर संजना अपने हाथों में ड्रिंक लेती है, दोनों अपने अपने गिलास अपने हाथों, और फिर संजना राकेश के गिलास से अपना गिलास लड़ाते हुए चेस्ट करती है। पर राकेश जो चुपचाप बैठा रहता है, संजना बार बार उसे फोर्स करती है। राकेश भी उस ड्रिंक को पी जाता है, संजना भी पीती है। संजना फिर दूसरा पैक बनाती है, फिर दोनों एक एक पैक लेते हैं। तभी जो संजना होती है उसे हल्का हल्का सा नशा होने लगता है। अब संजना को जैसे हल्का हल्का सा नशा होने लगता है, संजना आंखों में आंसू लेकर के राकेश से कहती है कि राकेश, आप मुझे ये बताइए कि मैं मरना चाहती हूँ और मरने के लिए मैं क्या करूं जिससे मेरी सबसे आसान मौत हो जाए और मुझे इसकी तकलीफ भी ना हो। राकेश उससे पूछता है कि मैडम, ऐसी बात क्या है, आप इतना परेशान क्यों? वो कहती है कि नहीं राकेश, अब मैं बहुत ऊब चुकी हूँ, मैं थक चुकी हूँ, अब मुझे बस अपनी जिंदगी को खत्म करना है। राकेश कहता है कि मैडम, आखिरकार आपकी समस्या क्या है, आप मुझसे बता सकती हैं, अगर मेरे करने लायक होगा तो मैं आपकी मदद करूंगा। संजना कहती है कि राकेश, मैं अपना दर्द किससे बताऊं, मेरी सास ससुर, मेरे मोहल्ले के लोग, सारे लोग मुझे ताना मारते हैं। वो कहते हैं कि मैं मां नहीं बन सकती, पर मैं राकेश, मैं किससे बताऊं कि मैं मां बन सकती हूँ? मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, कमी अगर है तो मेरे पति विवेक के अंदर है। पर यह बात मैं विवेक को बार बार कहती हूँ कि विवेक, आप अपनी जांच करवा लो, पर विवेक अपनी जांच करवाना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं कि मेरे अंदर कोई कमी ही नहीं है। राकेश, इन तानों को मैं सुनती हूँ और इन तानों को सुन सुन करके मैं ऊब चुकी हूँ। राकेश कहने लगता है कि मैडम, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वक्त एक दिन सबका बदलता है, सही वक्त आएगा, सही समय आएगा तो आप भी खुश होंगी, आपकी गोद भी भर जाएगी। तभी संजना कहती है कि यह शायद इस जन्म में संभव नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पति विवेक के अंदर वो गुण ही नहीं है कि वो बाप बन सके। राकेश कहता है कि हाँ मैडम, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि आपकी शादी से पहले मैं यहाँ पर नौकरी करता हूँ,
कमी आपके अंदर नहीं हो सकती, कमी कहीं न कहीं साहब के अंदर ही है। जैसे ये बात संजना सुनती है, संजना को थोड़ा सा हौसला मिलता है, उसे लगता है कि कोई उसकी दर्द को समझने वाला है, कोई उसकी बात को समझने वाला है। अब वो शराब के नशे में होती है, वो अपनी जगह से उठती है और उठ करके वो राकेश के बगल में जा करके बैठ जाती है और राकेश के कंधे पर सर रख करके राकेश से कहती है कि राकेश, एक तुम ही तो हो जो मेरा दर्द समझ सकते हो, एक तुम ही तो हो जो मेरी मजबूरी समझ सकते हो। राकेश भी शराब के नशे में होता है और इस तरीके से उन दोनों के बीच में बात होने लगती है। संजना राकेश से कहती है कि राकेश, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? राकेश कहता है कि मैडम मैं कुछ समझा नहीं। संजना कहती है कि राकेश, आप चाहो तो आप मुझे मां बनने में मेरी मदद कर सकते हो, आप ही एक ऐसे व्यक्ति हो जो मुझे मां बना सकते हो। राकेश शांत होता है, चुपचाप बैठा रहता है। संजना भी शराब के नशे में होती है, राकेश भी शराब के नशे में होता है और फिर वो दोनों एक दूसरे के टच में आते हैं। तो राकेश भी एक मर्द होता है, वो भी अपने आप को कब तक रोकता है और फिर उन दोनों की जो बीच की मर्यादाएं होती हैं वो खत्म हो जाती हैं और उस होटल के रूम के अंदर उन दोनों के बीच में वो सब कुछ होने लगता है जो एक पति और पत्नी के बीच में होता है। संजना राकेश से लिपट जाती है और उससे चीख चीख कर कहने लगती है कि राकेश, आज तुम मुझे मां बना दो, आज तुम मुझे मां बना दो। राकेश भी शराब के नशे में होता है, वो दोनों पूरी रात मौज मस्ती करते हैं और जैसे ही सुबह होता है, सुबह फ्रेश होते हैं और फ्रेश होकर के फिर वो अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। जैसे ही रास्ते पर सफर पे होते हैं तभी जो संजना होती है, संजना राकेश से कहती है कि राकेश, जो हम लोगों के बीच में आज रात हुआ है वो अब लगातार होना चाहिए जब तक मैं मां नहीं बन सकती, जब तक मैं मां नहीं बन जाती। क्योंकि राकेश, ये आपको पता है कि एक रात में कोई मां नहीं बन जाता है, इसलिए आपको तब तक मेरा साथ देना होगा जब तक मैं मां नहीं बन जाती। राकेश संजना से कहता है कि मैडम, आखिरकार ये कैसे संभव होगा? कल हम लोग राजस्थान आ जाएंगे, फिर वहां पर आपके पति होंगे, आपकी सास होंगी, आपके ससुर होंगे, उन सारे लोगों के बीच में ये सारी चीजें कैसे संभव होंगी? संजना कहती है कि उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो सारी जिम्मेदारी मेरी है। और फिर संजना और राकेश के बीच में ये सिलसिला लगातार चलने लगता है। दोनों के बीच में कुछ इस तरीके की घटना घटती है जिसकी शायद दोस्तों संजना ने कभी कल्पना नहीं की होगी। तो आखिरकार इस कहानी में ऐसा कौन सा मोड़ आता है, उन दोनों के बीच में ऐसी कौन सी घटना घटती है, ये सब कुछ जानेंगे इस कहानी में। मगर कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ये घटना, ये कहानी अच्छी लगे तो इसे एक लाइक, शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दरअसल दोस्तों आज की ये जो कहानी है, ये कहानी आगरा और राजस्थान की। एक लड़की जिसका नाम संजना होता है, संजना के माता पिता जो आगरा के रहने वाले होते हैं। आगरा में संजना के माता पिता और उसके परिवार में 2 भाई होते हैं। संजना अपनी 2 भाइयों के बीच में इकलौती बेटी होती है। 2 बड़े भाई, दोनों की शादी हो जाती है, दोनों अपना अपना छोटा मोटा व्यवसाय करने लगते हैं। संजना जो बचपन से देखने में बहुत सुंदर होती है, वो इतनी सुंदर तो होती है कि जैसे जैसे वो बड़ी होती है उसका बदन और ज़्यादा निखरने लगता है, उसकी सुंदरता और निखरने लगती है। उसकी सुंदरता को देख करके तमाम भौरे उसके अगल बगल मरनाने लगते हैं। पर संजना भी इतनी होशियार और चंचल कि वो किसी को भी अपने ऊपर हाथ तक नहीं रखने देती। जैसे जैसे संजना जवान होती है, संजना के जो पिता होते हैं उन्हें अपनी बेटी की शादी की चिंता सताने लगती है। अब वो अपनी बेटी के लिए एक अच्छे वर और एक अच्छे घर की तलाश करने लगते हैं। तभी एक दिन उनके एक मित्र होते हैं, उस मित्र से अपनी बेटी की शादी की चर्चा करते हैं। उनके जो मित्र होते हैं वो उनको बताते हैं कि एक लड़का राजस्थान के जयपुर में है, जो ज्वेलरी का काम करता है, बिजनेसमैन है, करोड़पति लोग हैं, धन दौलत बहुत है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, हम वहाँ संजना की शादी करवा सकते हैं। संजना के पिता कहते हैं कि वो लोग इतने अमीर लोग हैं तो फिर वो हमारे घर पर शादी कहाँ करेंगे, क्योंकि हम लोग तो उनके सामने बहुत गरीब लोग हैं। तभी वो जो बीच के मध्यस्थ होते हैं वो कहते हैं आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक बार हम लोग बात करके देखते हैं, अगर शादी हो जाती है तो अच्छी बात है। अब वो संजना का रिश्ता लेकर के जयपुर के राजस्थान आते हैं। राजस्थान से विवेक, उनके माँ, उनके पिता संजना को देखने के लिए आगरा पहुंचते हैं और जैसे वो लोग संजना को देखते हैं, संजना की खूबसूरती को देख करके वो लोग तुरंत शादी के लिए तैयार हो जाते हैं।
क्योंकि संजना इतनी खूबसूरत थी कि उसे देख करके कोई मना ही नहीं कर सकता था। शादी की डेट आती है और बाद में संजना और विवेक की शादी होती है। संजना विवेक की दुल्हन बन करके राजस्थान के जयपुर पहुंच जाती है। विवेक भी बहुत खुश होता है इतनी सुंदर पत्नी पा करके, उसके सास ससुर भी इतनी सुंदर लड़की पा करके बहुत ज्यादा खुश होते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है, धीरे धीरे 1 साल बीत जाते हैं, अब 2 साल बीत जाते हैं और जैसे ही 2 साल का समय बीतता है, 2 साल के बाद में जो संजना के पास पड़ोस के लोग होते हैं वो संजना की सास से ये बात कहने लगते हैं कि आखिरकार आपकी बहू की शादी को 2 साल बीत चुके हैं पर आपके घर पर अभी कोई नन्हा मुन्हा सा मेहमान नहीं आया। तब उनकी संजना की जो सास होती है, संजना की सास अपनी सहेलियों से कह देती है कि अभी बच्चों की उम्र क्या है, अभी समय कितना हुआ है, अभी तो खेलने खाने की उम्र है और अभी तो बहुत सारा समय पड़ा है। पर जैसे ही 2 से 3 साल बीतता है, अब संजना की सास को भी ये बात खटकने लगती है और फिर एक दिन वो संजना से इस बात का जिक्र करती है। अब संजना से जैसे ही वो कहती है कि बेटी अब हम लोगों को एक पोते की जरूरत है, शादी के 3 साल बीत चुके हैं पर अभी तक आप मां नहीं बनी हो। संजना जैसे ही शाम को विवेक घर आता है, विवेक से इस बात का जिक्र करती है और कहती है कि हम लोगों को जरूर किसी न किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए और इलाज करवाना चाहिए। विवेक भी इसके लिए तैयार हो जाता है। वो संजना को लेकर के एक अच्छे अस्पताल में जाता है, अच्छे डॉक्टर के पास में जाता है। संजना का चेकअप होता है और चेकअप में जितनी भी रिपोर्ट आती है सारी नॉर्मल होती है। डॉक्टरों का कहना होता है कि संजना के अंदर कोई भी कमी नहीं है, वो पूर्ण रूप से मां बन सकती है। अब संजना एक दिन विवेक से कहती है कि वो अपनी भी जांच करवा ले, हो सकता है उसके अंदर कुछ कमियां हो। विवेक संजना से कहता है कि उसके अंदर कुछ कमियां हो ही नहीं सकती क्योंकि वो एक मर्द है और मर्द के अंदर इस तरीके से कमियां नहीं होती। संजना विवेक के आगे हार जाती है। अब उसकी जो सास होती है, पास पड़ोस की महिलाएं होती हैं, वो बार बार संजना को ये ताना दिया करती हैं। संजना को ये बातें बार बार सुननी पड़ती हैं। सुन करके वो उठ चुकी होती है। संजना के मन में कहीं ना कहीं ये ख्याल आता है, कहीं ना कहीं ये विचार आता है कि वो तो पूर्ण मां बन सकती है और उसके अंदर मां बनने की पूरी क्षमता है, तो फिर वो लोगों के ताने क्यों सुनती है? वो तो जब चाहे तब मां बन सकती है। बस उसके लिए अगर उसे एक जरूरत है तो एक मर्द की, पर उसे मर्द कहां से मिले? तभी वो सोचती है कि उसका जो ड्राइवर राकेश है वो उसकी मदद कर सकता है, वो उसके काम आ सकता है। क्योंकि राकेश भी कहीं ना कहीं संजना से प्यार करता था, उसे उस नजर से देखता था, उसके जिस्म का, उसके शरीर का भूखा होता है। क्योंकि संजना जब जब उसको देखती है तो राकेश अपनी नजरों को नीचे कर लिया करता है, पर चुपचाप छुप छुप करके वो कई बार संजना को देखता था और संजना इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से जानती थी। एक दिन संजना अपने पति से कहती है कि मुझे अपने मायके जाना है। तभी जो विवेक होता है, विवेक संजना से कहता है कि ठीक है, आप राकेश को अपने साथ ले जा सकती हैं। संजना राकेश को लेकर के कार के द्वारा जयपुर से आगरा के लिए निकल पड़ते हैं। पर जैसे वो रास्ते में पहुंचती है, उसकी प्लानिंग के हिसाब से वो रास्ते में अपनी सहेली के यहाँ राकेश को लेकर के पहुंच जाती है, क्योंकि उसे रास्ते में समय तोड़ना होता है। और फिर वो जानबूझ करके शाम के वक्त निकलती है और फिर रात में रिश्ते करती है और रिश्ते करने के बाद में वो रात में राकेश के साथ में शारीरिक संबंध बनाती है। 2 दिन के बाद जब वो राजस्थान लौट करके आ जाती है, अब राकेश और संजना क्योंकि दोनों राजस्थान में होते हैं, तभी संजना जो होती है, क्योंकि वो बहुत बड़े घर की होती है, रईस घर की होती है। और दोस्तों आप लोग जानते हैं कि अधिकतर जो बड़े घर की महिलाएं होती हैं, पैसे की कोई कमी नहीं होती है, वो लोग कभी भी कहीं भी आया जाया करती है। अब संजना जब उसका कभी मन होता है वो होटल जाती है, होटल में रूम बुक करती है और फिर वहीं पर वो राकेश को बुलाती है और फिर दोनों के बीच में संबंध बनने लगते हैं। यह सिलसिला लगातार लगभग 1 साल तक चलता है। 4 साल पहले हो चुके थे, धीरे धीरे करके 5 साल का समय हो जाता है। पर इन 1 सालों में संजना जो राकेश को यूज करना चाहती थी, उससे मां बनना चाहती थी, उसको पीछे छोड़ जाती है और इस बीच कहीं ना कहीं संजना को राकेश से प्यार हो जाता है और राकेश को भी संजना से प्यार हो जाता है। एक दिन राकेश संजना से कहता है कि वो उसके साथ में शादी करना चाहता है। वो कहता है कि मैडम मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, पर मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं साहब के जैसा अमीर आदमी तो नहीं हूं, मेरे पास में बंगला नहीं है, गाड़ी नहीं है, पर मैं साहब से ज्यादा कहीं आपको खुश रखूंगा। संजना भी अब राकेश की कहीं ना कहीं दीवानी हो जाती है और वो भी उसके प्यार में पागल हो जाती है।
अब वो दोनों एक दिन फैसला करते हैं और फिर एक दिन दोनों चुपचाप राजस्थान को छोड़ करके दिल्ली निकल जाते हैं। राकेश संजना को लेकर के दिल्ली पहुंचता है। दिल्ली में उसका एक दोस्त रहा करता है, दोस्त के पास में जाता है। दोस्त के माध्यम से उसे एक कमरा मिल जाता है और उस कमरा में फिर वो संजना को लेकर के रहने लगता है। और फिर उसके बाद में वो अपने एक काम की तलाश करने लगता है। ड्राइवर तो पहले से था और फिर एक कंपनी में जाता है, काम की तलाश करता है। फिर उसे एक जगह ड्राइवरी की नौकरी भी मिल जाती है। अब वो नौकरी भी करने लगता है। इधर जो संजना अकेली घर पर रहा करती है, जो राकेश का दोस्त होता है, उस दोस्त की जो पत्नी होती है जिसका नाम निर्मला होता है, निर्मला संजना के पास आ जाया करती है। दोनों दोपहर में बैठ करके बातें किया करती है। पर एक दिन अचानक से निर्मला के मुंह से कुछ ऐसी बात निकल जाती है कि जब संजना उस विषय में सुनती है, जब संजना को उसके बारे में पता लगता है, तो उसकी आंखें फटी का फटी रह जाती है। दरअसल दोस्तों, जो निर्मला होती है, निर्मला एक दिन संजना को बताती है कि जिसके भरोसे तुम यहाँ पर आई हो, दिल्ली आई हो, जिसके साथ में आई हो, क्या उसकी हकीकत तुम्हें पता है? संजना कहती है कि नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता है। तब वो बताती है कि जो राकेश है वो पहले से शादीशुदा है, उसके बच्चे भी हैं। जैसे ये बात संजना सुनती है, संजना के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है और वो साफ होने का इंतजार करने लगती है। शाम का वक्त होता है। शाम के वक्त जब राकेश अपने काम से, अपनी नौकरी से अपने घर पर आता है, तो संजना राकेश से पूछती है कि राकेश, तुमने हमसे झूठ बोला है, हमें दगा दिया है। तुमने हमसे पहले ये क्यों नहीं बताया कि तुम शादीशुदा हो? राकेश संजना से कहता है कि अगर मैंने आपसे बताया नहीं तो आपने कभी हमसे पूछा भी नहीं कि आप शादीशुदा हो। और फिर वो संजना को समझाने लगता है। वो कहता है कि देखो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी पत्नी को तलाक दे दूंगा और तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा, हम दोनों साथ में रहेंगे। पर संजना कहती है कि ये जायज नहीं है, ये किस तरीके से जायज हो सकता है? वो कहता है मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आपके साथ में रहूंगा। तो कहती है कि क्या मैं आपके साथ आपकी रखेल बन के रहूंगी? इस तरीके से वो दोनों एक दिन दिल्ली जाते हैं और दिल्ली की कोर्ट में शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद वो दोनों वहां पर साथ साथ रहने लगते हैं। पर संजना कहीं ना कहीं ये बात सोचती रहती है कि ये जो उसने किया है ये कानूनी नहीं है, गैर कानूनी है। और जिस दिन उसकी पत्नी चाहे, राकेश की जिस दिन पत्नी चाहे, उस दिन संजना को वो अलग कर सकती है, उससे दूर कर सकती है। संजना इसी बात को लेकर के परेशान रहती है। पर वो करती तो क्या करती, क्योंकि अब उसके लिए कोई रास्ता नहीं बचा था। उसके जो ससुराल वाले थे वो लोग न तो उसको तलाश करने की कोशिश भी नहीं करते हैं। और उसके जब माता पिता को ये बात पता लगती है उसके ससुराल के माध्यम से कि उनकी बेटी भाग चुकी है ड्राइवर के साथ में, तब वो लोग भी अपनी बेटी से मतलब रखना छोड़ देते हैं। सोचते हैं कि उनकी बेटी ने जो किया है वो बहुत गलत है और वो उनके लिए मर चुकी है। संजना भी अब मजबूर होती है, उसके पास में कोई रास्ता नहीं होता। अब संजना सोचती है कि क्यों ना हम भी कुछ काम धंधा करें जिससे कि 4 पैसे उसके पास में आने लगे। संजना ब्यूटिशियन का काम सीखने लगती है। कुछ दिन का समय बीतता है, वो काम सीख भी जाती है। और जैसे वो काम सीख जाती है उसे एक अच्छे से ब्यूटिशियन में नौकरी मिल जाती है। अब संजना के हाथ में भी कुछ पैसे आने लगते हैं, संजना के भी पर निकल आते हैं। अब वो बाहर निकलने लगती है, घूमने लगती है, काम के लिए जाने लगती है। और जिस सैलून में संजना काम किया करती है वो सैलून में पुरुष और महिलाएं सारे लोग आया करते हैं। उसी सैलून में एक लड़का आया करता है जिसका नाम होता है अमित। और अमित जो बिजनेसमैन होता है, कुंवारा होता है, अभी तक उसकी शादी भी नहीं होती है। संजना के अभी तक बच्चे तो हुए नहीं थे, इसलिए संजना का जो शरीर होता है बिल्कुल फिट होता है। उसको देख करके कोई ये नहीं कह सकता था कि संजना एक शादीशुदा महिला है। अमित जब संजना को देखता है, संजना की खूबसूरती को देख करके वो भी उसका दीवाना हो जाता है। और फिर अमित संजना से दोस्ती करना चाहता है, उसके करीब जाता है, उससे बातचीत करता है। संजना भी अमित से बातचीत करती है। दोनों एक विषय के बारे में पूछते हैं, बताते हैं। संजना बताती है कि वो शादीशुदा है, उसका एक पति है। अमित भी अपने विषय में पूरी बात बताता है कि वो एक बिजनेसमैन है, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर दोनों एक दूसरे का नंबर चेंज कर लेते हैं और फिर दोनों के बीच में बातें शुरू हो जाती हैं। बातें कुछ इतना अंदर तक पहुंच जाती हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ में रिलेशन में हो जाते हैं। एक दिन अमित संजना से अपने प्यार का इजहार कर देता है। वो कहता है कि संजना, तुम भले शादीशुदा हो मगर तुम इतनी सुंदर हो कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ। अगर आप अपने पति को तलाक दे दो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। संजना सोचने लगती है कि अमित एक बिजनेसमैन लड़का है जिसके पास में बहुत कुछ है, राकेश के पास में क्या रखा है।
वो उसके जो सपने थे पहले से, जो उसका पति बिजनेसमैन था, गाड़ी थी, बंगला था, घर था, वो सारा कुछ तो उसका पहले ही खो चुका है, छूट चुका है। राकेश के पास में वो सारी सुख सुविधाएं कभी मिल नहीं सकती। अमित उसे ऐसा विकल्प दिखता है कि एक नौजवान लड़का, सुंदर लड़का और पैसा वाला बिजनेसमैन लड़का, अब वो अमित की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। संजना और अमित के बीच में संबंध बनने लगते हैं। अब इधर जो राकेश है, राकेश जब अपने घर पर आता है तो देखता है कि संजना घर पर है ही नहीं, ताला लगा होता है। अब वो जब जब अपने घर पर अपनी ड्यूटी से आता है तब तक देखता है कि संजना घर पर नहीं होती। इस बात को लेकर के वो परेशान होता है। वो सोचता है, उसके मन में एक ख्याल चलने लगता है कि जरूर कहीं ना कहीं संजना का किसी के साथ में अफेयर है। और इस बात के जब वो संजना से पूछता है तो संजना भी उससे इस बात को बताने से मना कर देती है। वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं। अब क्योंकि संजना के पास में भी कुछ इनकम होता है और उधर अमित का उसे सहारा मिल जाता है, इसलिए वो उसके भी पंख निकाल आते हैं। और संजना और अमित के बीच में इस बात को लेकर के, अब संजना और राकेश के बीच में इस बात को लेकर के झगड़े होने लगते हैं मन में। एक दिन राकेश के दोस्त की जो पत्नी होती है निर्मला संजना के घर जाती है तो देखती है कि संजना के घर पर ताला बंद होता है। अब वो संजना को आवाज देती है पर कोई आवाज नहीं आती, राकेश भी नहीं, संजना भी नहीं। दूसरे दिन वो संजना फिर जाती है तो देखती है कि राकेश फिर भी ताला लगा। दूसरे दिन वो फिर जाती है तो देखती है कि फिर भी ताला लगा होता है। तभी वो राकेश का और संजना का नंबर मिलाती हैं तो दोनों का मोबाइल स्विच ऑफ होता है। जैसे ही तीसरा दिन होता है, तीसरा दिन जो मकान होता है उस मकान के अंदर से बदबू आने लगती है। अब जैसे उस बदबू आती है, लोग पास पड़ोस के लोग होते हैं वो पुलिस को सूचना देते हैं। मौके पर पुलिस पहुंचती है और पुलिस पहुंच करके जब उस मकान का दरवाजा तोड़ती है और तोड़ करके अंदर प्रवेश करती है तो दोस्तों उस घर के अंदर से इतना ज्यादा बदबू आ रही होती है कि जितने भी लोग वहां पर होते हैं सारे लोग भाग जाते हैं। पुलिस वाले अपने नाक पर रुमाल लगा करके जब उस घर के अंदर प्रवेश करते हैं और देखते हैं तो वहां पर एक महिला की लाश पड़ी होती है। आसपास के लोगों से पूछा जाता है, जो उसके दोस्त होते हैं, जो राकेश के दोस्त होते हैं, उसको भी मौके पर बुलाती है पुलिस और फिर उनसे पूछती है तो बताते हैं कि साहब ये राकेश की पत्नी संजना है। ये लोग अभी कुछ दिन पहले कोर्ट मैरिज किए हैं और ये राजस्थान से आई थी। अब पुलिस राकेश की तलाश करना चाहती है, उसका नंबर लगाती है तो नंबर बंद होता है। पुलिस उस घर की तलाशी लेती है कि शायद उसे वहां से कोई सुराग मिल जाए, पर पुलिस को वहां से कोई सुराग नहीं मिलता। बस कुछ ऐसे कागजात मिल जाते हैं जिनसे यह पता लग जाता है कि जो संजना है उसका मायका आगरा में है। पुलिस आगरा में उसके माता पिता को सूचना देती है। माता पिता मौके पर पहुंचते हैं क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि बेटी कैसी भी हो, बेटी की मौत हो चुकी थी। पुलिस उस लाश का पोस्टमार्टम करवाती है और पोस्टमार्टम करवाने के बाद उस लाश को उसके माता पिता को सौंप देती है। वो लोग उसका अंतिम संस्कार करवा देते हैं। इधर जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट से पता लगता है कि जो संजना है उसकी मौत गोली लगने की वजह से। अब पुलिस राकेश की तलाश करती है पर राकेश का कुछ पता नहीं लगता। पुलिस दिल्ली से राजस्थान जाती है, राजस्थान में राकेश का पता लगाती है पर राकेश की तब भी पुलिस को कोई जानकारी नहीं होती। पर दोस्तों कहते हैं कि कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि सातिर कितना भी होशियार क्यों ना हो, कभी कानून के हाथों से बच नहीं सकता। पुलिस के जो लोग होते हैं, पुलिस उन लोगों को लगा देती है, खुफिया लोगों को। अब वो लोग राकेश का पता करने लगते हैं। तभी एक दिन एक जो व्यक्ति होता है वो सूचना देता है कि राकेश एक होटल पे जाकर के रुका है। पुलिस उस होटल पे जाती है और वहां से फिर राकेश को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके जब पुलिस राकेश से पूछताछ करती है तो राकेश पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लेता है। वो कहता है कि हाँ साहब, संजना की हत्या मेरे हाथों द्वारा हुई है, पर साहब मैं उसके साथ में कुछ इस तरीके का काम नहीं करना चाहता था। जो कहानी बताता है वो कुछ इस तरीके होती है दोस्तों। वो कहता है कि साहब उसकी पत्नी संजना का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में अफेयर था और इस बात की जब उसे जानकारी होती है तो अपनी पत्नी संजना को बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर संजना उसकी बात एक भी मानने को तैयार नहीं होती। तब वो एक दिन अपने दोस्त के पास में जाता है और उससे कहता है कि भाई उसकी पत्नी जो है वो उससे जरा भी नहीं डरती है, वो किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है, उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं है। तभी जो उसका दोस्त होता है उसको सलाह देता है कि आप ऐसा करो कि मुझसे एक कट्टा ले लो और उस कट्टे को लेकर के जाओ और उससे डराओ अपनी पत्नी को, जरूर आपकी बात मानेगी। उसका जो दोस्त होता है, दोस्त उसको कट्टा देता है और कट्टा दे करके जो राकेश और उसका दोस्त वो दोनों जाकर के पहले शराब पीते हैं और शराब के नशे में फिर
वो संजना के घर पर पहुंचता है और संजना से इस बात को लेकर के बहस करने लगता है, उसे समझाने की कोशिश करता है, उसे डांटता है। संजना राकेश की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। तभी राकेश कट्टे को निकालता है और कट्टा निकाल करके संजना के सीने पर तान देता है। संजना से कहता है कि संजना मान जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। संजना जरा भी नहीं डरती, वो सीना तान करके खड़ी होती है। वो कहती है कि आप जो भी करना है आप हमारे साथ में कर सकते हैं, पर मैं अब आपके साथ में नहीं रहूंगी। राकेश जो संजना से बहुत प्यार करता था, वो उसे खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो गुस्से में आकर के शराब के नशे में उस कट्टे का टाइगर उसके हाथ से दबता है और वो गोली निकल करके संजना के सीने पर लग जाती है। संजना जमीन पर गिरती है, उसकी मौत होती है। राकेश को अब कुछ समझ में नहीं आता है। वो तुरंत संजना का मोबाइल स्विच ऑफ करता है और उसे अपने जेब में डाल करके उस घर का दरवाजा लॉक करके और सीधे वहां से वो राजस्थान के जयपुर आ जाता है। पुलिस जो उसका दोस्त कट्टा दिया था, जो राकेश होता है, उन दोनों पर मुकदमा दर्ज करती है और मुकदमा दर्ज करके उन दोनों को केस कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट उन दोनों को जेल भेज देती है। दोस्तों, इस प्रकार से जो घटना निकल करके आई है, किस प्रकार से एक महिला जो एक बच्चे के लिए कहां से कहां पहुंच गई, जो एक बच्चे के लिए पहले एक गलत कदम उठाया था, उस उद्देश्य को पीछे छोड़ करके किसी और ही रास्ते पर निकल जाती है। दोस्तों, कहीं न कहीं गलती हमारे समाज की भी है। जो इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है, इतना ज़्यादा टार्चर किया जाता है, वो भी केवल इसलिए क्योंकि वो केवल एक मां नहीं बन पा रही थी। दोस्तों, यहाँ पर यह नहीं देखते कि कमी हमारे बेटे में भी हो सकती है, कमी मर्द में भी हो सकती है। बस दोषी एक महिला को ही ठहरा दिया जाता है और इस प्रकार से फिर बहुत सारी महिलाएं इस तरीके का कदम उठा लेती हैं। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।